वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्लास 11th के लिए है, जो भी सीबीएसई क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और उनका सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री यानी कि इतिहास है। तो जो भी इतिहास के बच्चे हैं, ठीक है, हिस्ट्री के, जिनका टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है 2021 दिसंबर के अंदर, तो उनके लिए ये वीडियोस है, क्योंकि आपको पता है कि आपका इस बार का जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है एमसीक्यू बेस्ड। किस तरह का एग्जाम होगा आपका? आपका होगा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। और आप और जो है आप तैयारी भी कर रहे होंगे, तो किताब को पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो किताब में से ही आएंगी। और ये जो वीडियो है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं ना, इसमें बेसिकली हम करने वाले हैं कंप्लीट इन वन वीडियो, यानी कि ये जो पूरा हिस्ट्री का आपका सिलेबस है, इसके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं, देखिए वैसे बनाने को तो हजारों एमसीक्यूज बन जाएंगे आपके जितने भी चैप्टर इस टर्म में आने वाले हैं, बट जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसको देख करके हमने कुछ एमसीक्यूज को सिलेक्ट किया है, वो भी चैप्टर वाइज। तो उसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक वीडियो और आपका हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप अपनी तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं कि आपके जो भी प्री टर्म के एग्जाम हुए हों उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और साथ में बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उनकी आप तैयारी करेंगे तो उससे फायदा आपका ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप एमसीक्यू उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा सॉल्व है और आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, और आपने पिछली भी डाउनलोड की होगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई सॉल्व है तो आप आंसर देख करके बताएं। सॉल्व इसलिए रखते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, एग्जाम से पहले भी अगर आप तैयारी करें तो आपको आंसर वगैरह मिल जाए, ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत हो जाए। तो इसलिए सॉल्व रखा जाता है। और ये बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, यानी कि एक तरफ हिंदी है और एक तरफ इंग्लिश है, तो दोनों ही मीडियम के लिए दोनों ही मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो हिस्ट्री टर्म 1 एमसीक्यूज करेंगे हम क्लास 11th के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में जो भी सब्जेक्ट आपके इस टर्म में आने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम शुरू करें इससे पहले आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप्स के अंदर जहां भी आप पढ़ते हैं, चाहे स्कूल का ग्रुप हो, इंस्टीट्यूट का हो, कोचिंग का हो, जहां भी आप पढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट है, बहुत सारे ऐसे मजेदार फैक्ट्स वगैरह हैं, नॉलेजफुल फैक्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ एक चीज बता करके चले गए, बहुत सारी चीजें जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाकर के चेक करिए। आपको इस चैनल पर बहुत ही वर्थ जो है चीजें मिलेंगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के व्यू से काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, बेशक आप जाकर के उन वीडियोस को देखिए उसके बाद करिए, पर करिए जरूर। और कर दिया है तो बेल आइकन को ऑन करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका नाम है स्टडी ब्लॉक एडू। यहाँ पर जाइए, हमारे को ज्वाइन करें, हमारे चैनल को। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स, नोट्स, सॉल्यूशंस वगैरह सब जो है वो आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है। यहाँ तक कि बुक्स वगैरह भी आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम पर इसी नाम से, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, और वहाँ पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी सजेशंस के लिए, किसी भी तरह के इश्यूज के लिए, या किसी भी तरह के डाउट को लेकर के आप वहाँ वहाँ पर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और हम आपको वहाँ पर आंसर जरूर करेंगे। तो हो चुका है इतना, अगर आपने इतना सब कुछ कर दिया है तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो है चैप्टर 1 नहीं आ रहा है एग्जाम में इस बार, तो चैप्टर 2 आ रहा है। तो इसी तरह से चैप्टर का नाम लिखा होगा और फिर उसके एमसीक्यूज होंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बनाने को तो हजारों बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि एमसीक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंट कौन से हो सकते हैं, उसको ही हमने इसके अंदर सेलेक्ट किया है। तो हम इसको शुरू करते हैं, अगर आपने लाइक शेयर कर दिया है तो। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये पूरा का पूरा सॉल्व है। इसी तरह से ये जो है पूरा आपको सॉल्व देखने को मिलेगा। तो बट आंसर की ओर आप ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चंस और ऑप्शंस को देखिए और फिर ध्यान करिए कि आपको कितना आता है, नहीं आता। आंसर तो लिखे ही हुए हैं और ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन कितना ही मजेदार है कि मेसोपोटामिया नाम किस शब्द से संबंधित है। मेसोपोटामिया जो नाम है वो बेसिकली किस भाषा का
शब्द है ये पूछा जा रहा है आपसे। द नेम मेसोपोटामिया इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज, किस तरह के लैंग्वेज से रिलेट है ये? तो ये यूनान का लैंग्वेज है, यानी कि ग्रीक का लैंग्वेज है। मेसोपोटामिया जो है वो ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब पूछा गया है कि भाई देखिए, कई बार आप भी अगर एग्जाम देंगे ना, तो आप ध्यान करिएगा, आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर रीड आउट करने का, तो पूरे क्वेश्चंस पढ़िए। क्या होता है ना कि देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका देखिए आंसर आपको 2 में देखने को मिल रहा होगा। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो आपको पता चलिएगा कौन से भाषा से है ये, यूनानी। तो आपको बहुत सारे आंसर जो है ना वो वहाँ से मिल सकते हैं, बहुत सारे नहीं, बेसिकली जो भी 4-5 अगर मिल जाए तो मिल सकते हैं बिल्कुल। तो क्वेश्चन पेपर को 20 मिनट रीड करिए, अच्छे से रीड करिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए पूछा गया कि मेसोपोटामिया नाम का बेसिकली मतलब क्या है? या किन 2 शब्दों से मिलकर के ये बना है? तो ये मेसोस और पोटेमोस नाम से मिल करके मेसोपोटामिया एक वर्ड बना है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो देखिए मेसोपोटामिया एक वर्ड से 2 सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिल गए हैं बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, मेसोपोटामिया वाज अ फर्टाइल रीजन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कह रहा है कि भाई मेसोपोटामिया जो है किन 2 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था? 2 नदियाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दजला और फरात नदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है अपने आप में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका मेसोपोटामिया के ऊपर है, तो आपको इन चीज़ों का देखना पड़ेगा ध्यान से। इसलिए बुक्स को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन्स अगर बनेंगे भी तो बुक से ही बनेंगे, बुक के बाहर तो नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है? द टेरिटरी ऑफ मेसोपोटामिया इज करंटली द पार्ट ऑफ द डैश रिपब्लिक। किस एरिया में आता है? तो ये इराक में आता है। कहाँ आता है? इराक में। मतलब कि आज के टाइम में किस देश का ये हिस्सा है? तो ये इराक का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है विश्व की सबसे पहली सभ्यता है, और ये ग्रामीण यानी कि क्या कहते हैं उसको, रूलर रूलर सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी ये। जबकि जो हमारी सभ्यता थी, हमारे देश की, भारत की जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको आप कहते हैं, ये अर्बन थी पूरी की पूरी, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता डैश के लिए प्रसिद्ध थी? किसके लिए भाई प्रसिद्ध थी? तो शहरी जीवन भी था यहाँ पर, ठीक है, समृद्ध साहित्य भी था, शहरी जीवन था, पर पूरा का पूरा शहरीकरण इसका नहीं हुआ पड़ा था, पूरा का पूरा जो है अर्बनाइजेशन नहीं हुआ पड़ा था इसका, ठीक है। तो ये चारों ही ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है यहाँ पर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शंस पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके आपके लिए पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल करवा दी जाएगी। बाकी वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको बहुत ही मजेदार मिलेंगे, और शायद आपको आते होंगे, शायद आपने पहली बार सुना होगा, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत डैश दशक में हुई थी? आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इन मेसोपोटामिया स्टार्टेड इन द डैश डिकेड। किस डिकेड में जो है स्टार्ट कर दी गई थी मेसोपोटामिया में जो भी आर्कियोलॉजिकल चीजें थी, उसके बारे में पूछा गया है। तो ये स्टार्ट कर दी थी 1840s के दशक के अंदर, यानी 1840 से लेकर के 1850, दशक मतलब 10 साल, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पर शुरुआत कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई वाज मेसोपोटामिया इंपोर्टेंट टू यूरोपियंस? यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इंपोर्टेंट क्यों था, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपको देख रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिलता है, तो भाई बाइबल में इसका पहले ही भाग में इसका उल्लेख मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा ना अच्छे से, तब आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। ओल्ड टेस्टामोना की बुक जो है, बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है, तो उसके बारे में भी इसमें बताया गया। तो देखिए, एक से ज्यादा ऑप्शन हो गए तो पक्का सीधी सी बात है, तीनों ही ऑप्शन क्या होंगे, राइट होंगे, है कि नहीं? तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, चैप्टर को जरूर पढ़िए, चैप्टर पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा आपका। ये मत सोचिएगा कि भाई केवल इसको रट के चले जाएंगे, इसको देखिए बट साथ में चैप्टर पढ़िए, तब ज्यादा आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। और ये फाइनल टर्म का पेपर है आपका, फर्स्ट टर्म वाले, इसके नंबर आपके चढ़ेंगे, जो आपके फाइनल मार्कशीट आएगी उसके अंदर, ठीक है। किस देश में 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी? इन विच कंट्री एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड बिटवीन 7000 टू 6000 बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट? किस देश की बात हो रही है? तो इराक की हो रही है, क्योंकि मेसोपोटामिया इसी से रिलेटेड था, है कि नहीं? ये पता होगा आपको। कांसा, तांबा और डैश से मिलकर के क्या बनता है? ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड डैश। सॉरी, जो कांसा है, ब्रॉन्ज जो होता है वो तांबे में क्या मिलाया जाता है? तो तांबे में टीन को मिलाया जाता है, ठीक है, तब जाकर के ब्रॉन्ज तैयार होता है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, साइंस में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए जो कि है 10वां, मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव, कमी थी। व्हाट वाज लैकिंग इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में कौन सी चीज जो थी वो लैक कर रही थी या जिसका अभाव था, कमी थी। कौन सी चीज थी वो थी खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्सेस। किस प्रकार का रिसोर्सेस जो है वो वहां पर अवेलेबल नहीं था, वो था मिनरल। तो भाई मिनरल ही वहां पर नहीं मिल रहे थे, तो ज़्यादा अच्छे से जो है वो फल फूल नहीं रहा है। कोई भी क्षेत्र अगर उपजाऊ नहीं होगा, वहाँ पे मिनरल्स वगैरह नहीं होंगे, तो वो नहीं फलेगा फूलेगा उतने अच्छे से। ठीक है, जितना एक जैसा मगध का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा मगध के बारे में, तो मगध बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया था। क्यों? क्योंकि वो नदियों के किनारे बसा हुआ था, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहाँ से मंगवाते थे। यानी मेसोपोटामिया के जो लोग थे, तांबे की यानी कि भाई ब्रॉन्ज, कॉपर और वुड वगैरह जो है, गोल्ड हो गया, ये वेरियस टाइप्स के जो स्टोन्स थे उसको वो कहाँ से मंगवाते थे। तो वो तुर्की, ईरान, खाड़ी देश की जो देश हैं, जो खाड़ी प्रदेश के जो देश हैं, हर जगह से मंगवाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन में नॉट लिखा आ जाए ना, तो इस क्वेश्चन को आपको फोकस होकर के आंसर देना है एकदम ध्यान से, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हमारी आदत हो जाती है कि फटाफट करेक्ट ढूंढो और आंसर दे दो, बट उसमें क्या होता है 3 सही होते हैं और 1 गलत होता है। इसका ध्यान देना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई वो लगभग कितने साल पुरानी थी, ये पूछा गया है। द फर्स्ट प्लेग फाउंड इन मेसोपोटामिया इज अबाउट डैश, कितने टाइम पुरानी थी वो, तो वो 3200 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 3200 साल पहले, इतनी पुरानी थी वो। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग डैश पट्टिका ऊपर लिखा करते थे। द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया यूज टू राइट डैश प्लेक्यू अबव, किसके ऊपर लिखा करते थे भाई, किस तरह की पट्टिका के ऊपर जो है वो लिखा करते थे, ये पूछा जा रहा है। तो किस तरह की थी वो, तो क्ले, है ना, मिट्टी की बनी हुई थी। किस तरह की थी भाई, मिट्टी की बनी हुई क्ले की जो प्लेट थी उसके ऊपर वो लोग लिखा करते थे। चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, मैं बार-बार इस चीज़ को कहूँगा। बुक को मत छोड़िएगा, एनसीईआरटी से ही बनी है सारी चीज़ें। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन-सी है? व्हिच इज़ द ओल्डेस्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया? सुमेरियन लैंग्वेज का वो यूज़ करते थे, जो कि हमारे को पता चल चुका है कि भाई मेसोपोटामिया के लोग एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे जिसका नाम था सुमेरियन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे-धीरे कौन-सी भाषा में सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया? तो देखिए इसका मतलब, देखिए क्वेश्चन में ही इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है, ईसा पूर्व बोले तो 2400 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2400 साल पहले। तो कह रहा है कि भाई धीरे-धीरे जो है लैंग्वेज चेंज हुई। तो पहली लैंग्वेज कौन-सी थी? सुमेरियन। बाद में कौन-सी होगी? बाद में होगी अक्कादी। कौन-सी होगी? अक्कादीन जो है बाद में लैंग्वेज होगी। तो 2 लैंग्वेज को आपको यहाँ पर मिल गया। तो पहली थी सुमेरियन, ठीक है? यानी पहली लैंग्वेज जो थी वो थी सुमेरियन और दूसरी लैंग्वेज थी अक्कादी। ये ध्यान रखना है इन चीज़ों का आपको। अब देखिए ऊपर वाले का आंसर नीचे मिल गया बहुत अच्छे से, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसा थोड़ी देखने को मिलेगा। उसमें तो लाइन वाइज़, चैप्टर वाइज़ जो है क्वेश्चन थोड़ी आएँगे, उसमें तो कहीं कभी कहीं आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित कथन में से कौन-सा गलत है? देखिए यहाँ पर मैंने पहले बोला था अगर नॉट वाले सवाल आ जाए, इनकरेक्ट पूछ ले, तो इसको ध्यान से करना है। तो इसमें पूछा गया है कि भाई कौन-सी बात जो है वो गलत है? तो 3 बात सही होगी, 1 गलत होगी। मेसोपोटामिया में लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। यानी मेसोपोटामिया के जो क्लर्क थे, उनको बहुत ही 100 तरह के जो है सिंबल को जो है सीखना पड़ता था, लर्न करना पड़ता था, ताकि वो लिख सके। तो ये बिल्कुल सही बात है। इट हैड टू बी रिटन ऑन द वेट बैंड बिफोर इट ड्राइड। कह रहा है कि भाई इनको गीली मिट्टी पे लिखना होता था। देखिए आपको भी मिट्टी पे अगर लिखना है तो गीली मिट्टी पे लिखिए, अगर वो सूख गई तो फिर उस पे आप लिख नहीं पाएंगे। तो गीली मिट्टी पे अगर आप लिखते हैं ना, फिर बाद में वो सूख जाएगी अगर, तो वो क्या हो जाएगा, वो अक्षर आपके वैसे बन जाएंगे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। राइटिंग वर्क रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल, भाई ये बात बहुत अच्छी है कि भाई लिखने के लिए जो है ना, लेखन कार्य के लिए बहुत ही ज्यादा कुशलता की आवश्यकता होती है। ये बहुत अच्छी बात है। तो तीनों बातें सही हैं, तो चौथी बात गलत होगी। लेखन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, ऐसी बात नहीं है। लिखने का जो काम होता है भाई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप किस लैंग्वेज को लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। जो क्लर्क वगैरह हैं देखिए, वो जो है हजारों सैकड़ों लैंग्वेज को सीख रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों सिंबल्स को सीख रहे हैं। तो भाई डेफिनेटली उसको लिखेंगे भी, तो लिखेंगे तभी तो पढ़ेगा कोई उसको, है कि नहीं? उसको लिखना भी तो पड़ेगा। और गीली मिट्टी पे लिखते थे वो लोग, और लिखना भाई एक अपने आप में ग्रेट स्किल है, इसका आपको ध्यान रखना है।
3 बातें बिल्कुल सही हैं, चौथी बात जो है बिल्कुल ही गलत है, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उरुक क्या था? व्हाट वाज उरुक? उरुक क्या चीज़ है भाई, ये पूछा गया है। तो उरुक बेसिकली मेसोपोटामिया के अंदर एक शहर था। क्या था? मेसोपोटामिया में एक शहर था जिसका नाम था उरुक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में ही, है कि नहीं? उरुक क्या था भाई? मेसोपोटामिया में एक शहर था। ठीक है? 17 क्वेश्चन हो गए, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो लाइक शेयर हम आपसे केवल इतना ही मांगते हैं भाई, हमारे को भी मोटिवेशन मिलती है अगर हमें लाइक या शेयर दिखते हैं तो। उर शब्द किस देवता के लिए उपयोग किया जाता है? द वर्ड उर वॉज यूज्ड फॉर विच डीटी? किस देवता के लिए भाई यूज करते हैं? तो चंद्रदेव के लिए। किस देव के लिए भाई? चंद्रदेव, द मून गॉड। किसके लिए भाई? द मून गॉड। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेम और युद्ध की देवता किसे माना जाता है? वो वॉज द कंसिडर्ड द गॉडेस ऑफ लव एंड वार। किसको कहते हैं भाई? तो कहते हैं इन्नाना को। किसको कहते हैं? इन्नाना को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। इन्नाना को क्या किसकी देवता या देवी माना जाता है? बेसिकली फीमेल है। तो प्रेम और युद्ध की, ठीक है, लव एंड वॉर की जो है भगवान, ईश्वर, आप जो भी कहें, वो माना जाता है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 20 है, 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर डैश के रूप में खूब फला फूला। आफ्टर 2000 बीसी मारी सिटी फ्लोरिश्ड एज, किस रूप में जो है वो फला फूला? तो वो शाही कैपिटल बन गया, शाही राजधानी के ऊपर जो है बहुत अच्छे से फल फूल गया। कौन सा शहर? मारी नगर। अब देखिए आपसे ना ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। 2000 ईसा पूर्व के बाद शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर अच्छे से फला फूला? तो आपको ऑप्शन में मारी देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन में से मैंने अब क्या बोला कि एमसीक्यूज के अंदर एक चैप्टर से अगर आपको कहीं पे 100 दिख रहे हैं ना, तो भाई 1000 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इतने क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप एकदम मतलब आप सोचेंगे एमसीक्यू बने। तो इससे बेटर है कि आप बुक को अच्छे से रीड आउट करें। आप याद नहीं कर सकते, आप रीड कर लीजिए। एग्जाम में आपके काफी ज्यादा हेल्प दिख जाएगी अपने आप ही, अगर आप रीड करके भी जाएंगे। साथ में एमसीक्यूज को देखिए, या एमसीक्यूज को आप देख रहे हैं, साथ में रीड करते रहिए। बहुत ही मजा आने वाला है अगर आप एग्जाम इसके बाद देने वाले हैं तो। और ऐसे ही चले जाएंगे मुंह उठा के, तो फिर तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, मारी के राजा किस समुदाय के थे? टू विच कम्युनिटी डिड द किंग ऑफ मारी बिलोंग? किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे मारी के राजा? ये पूछा गया है। तो वो एमोराइट समुदाय से बिलोंग करते थे, एमोराइट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। साइप्रस द्वीप अलाशिया किसके व्यापार के लिए मशहूर था? द आइलैंड साइप्रस अलाशिया वाज फेमस फॉर वूज ट्रेड। किसके व्यापार के लिए, किस चीज के व्यापार के लिए बहुत फेमस था? तो ये तांबे और टीन के लिए जो है बहुत फेमस था। तांबा टीन बोले तो कॉपर एंड टीन। ठीक है, टीन को रांगा भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कहीं टीन लिखा ना दिखे, रांगा लिखा दिखे, तो भाई उसको भी आंसर वो सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है? यानी मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है या जो जगह है, कुछ भी है, मेसोपोटामिया अगर एक चीज है, चीज कह रहा हूँ मैं, मतलब जो मेसोपोटामिया है, उसने दुनिया को सबसे बड़ा क्या दिया है? तो उसने गणित की विद्वत्तापूर्ण चीजें दी हैं भाई, स्कॉलरी मैथमेटिक्स दिया है। दूसरा परंपरा काल गणना दी है कि भाई किस तरह से टाइम पीरियड को आप काउंट करते हैं, कुछ करते हैं। तो ए और बी दोनों ही राइट आंसर है। देखिए विश्व की सबसे पहली सभ्यता है, सबसे पहली सिविलाइजेशन है, तो डेफिनेटली जो है इसके बाद ही चीजें बनी हैं, फिर और सभ्यता इसके बाद आई हैं। ठीक है, इसी के समकालीन सभ्यता, कॉनिकल सभ्यता जो थी वो ये वाली थी हमारी, क्या कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाली। पर दोनों में डिफरेंस था। अब 12th क्लास में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, पहला ही चैप्टर है आपके इतिहास का। तो देखिए पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर भी मेसोपोटामिया से रिलेटेड कुछ चीजें देखने को आपको मिलेंगी। समझे? देखिए क्वेश्चन नंबर 24वां है, 24th। बेबोलियन बेबोलियना लोयना लोनिया सॉरी बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त किसने कराया था? वो लिबरेटेड बेबीलोनिया फ्रॉम द असीरियन सुजेरिटी इन 625 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो कौन सा वो व्यक्ति था? तो वो व्यक्ति था नेबो पोलासर। कौन था वो? नेबो पोलासर। कौन व्यक्ति था? नेबो पोलासर। नेबो पोलासर। देखिए याद करने का ना एमसीक्यू में बहुत अच्छा तरीका भी ये होता है, इसके साथ इस नाम को याद कर लीजिए, इसके साथ इस नाम को याद कर लीजिए, ठीक है, इसके साथ इस नाम को याद कर लीजिए।
अगर ये ऊपर लिखा होगा तो ये नीचे लिखा होगा पक्का, अगर ये ऊपर लिखा है तो ये नीचे लिखा होगा, इसी प्रकार से होगा। आराम से देख, बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप बनाना चाहें तो बहुत सारे तरीके बन जाते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे सरल तरीका क्या होता है? तो सबसे सरल तरीका होता है जलमार्ग, वाटरवे। व्हाट इज द इजीएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? वाटरवे से सबसे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। खर्चा बहुत कम होता है और एक बार में आप, मतलब जहाज वगैरह का खर्चा तो होता है बट ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है इसके अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत कम लगता है और बहुत ज़्यादा जो है आप अमाउंट या बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि जल मार्ग यानी कि पानी के द्वारा किसी एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पहुंचाया जाता है, मान लीजिए इंडिया से अगर ईरान पहुंचाया जा रहा है, तो इस शिपमेंट को क्या कहते हैं? ये जो शिपमेंट होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, नीचे कमेंट करिएगा और मुझे बताइए कि वाटरवे से जिन सामान को भेजा जाता है, जिस शिपमेंट को किया जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री को, उसको क्या कहते हैं? तो ऊपर हमने कंप्लीट कर लिए 25 सवाल चैप्टर 2 के, ठीक है? तो 25 में से आपको मज़ेदार सवाल देखने को मिले होंगे और उम्मीद है मेरे को कि दूसरा ही चैप्टर था अगर, और आपके टर्म का तो पहला ही चैप्टर है, तो आपने अच्छे से इसको ज़रूर पढ़ा होगा। कुछ पढ़े ना पढ़े लेकिन व्यक्ति पहला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ता है। अब इसके बाद जो आपका टर्म में चैप्टर आ रहा है वो है चैप्टर 3, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये भी, है कि नहीं? तो इसको भी देख लेते हैं हम फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत किस तरह के क्षेत्र जो हैं आते थे? यानी कौन-कौन से क्षेत्र, कौन-कौन से रीजन जो है वो किसके अंडर में थे? रोमन एम्पायर के अंडर में। तो भैया यूरोप के क्षेत्र भी थे इसके अंडर में, ठीक है? द रीजन ऑफ यूरोप, द रीजन ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड द रीजन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, तीनों ही रीजन जो है इसके क्षेत्र में थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है, पेपाइरस क्या है? पेपाइरस जो है वो क्या है? व्हाट वाज पेपाइरस? क्या था? सॉरी, पत्थर था, पौधा था, नदी था, ग्रंथ था, क्या था भाई? जल्दी बताइए फटाफट। पेपायरस बेसिकली क्या था? एक पौधा यानी कि एक प्लांट था। ठीक है? ये इस तरह से ही आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को। मेरा सवाल जो था मैं रिपीट करता हूँ आपको, सवाल मेरा ये था, जो शिपमेंट की जाती है वाटरवे के थ्रू, ठीक है? या जो वाटरवे शिपमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? ये अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है वो क्या होता है? अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा भाई, 6th क्लास में भी है बेसिकली, तो ये क्या होता है? ये हैंड रिटन बुक होती है, ठीक है? पांडुलिपि जो है ताड़पत्रों पे लिखी जाती है। किस पर लिखी जाती है? ताड़पत्रों के ऊपर, पत्तों के ऊपर बेसिकली, बड़े से जो है पत्ते होते हैं उसके ऊपर, ताड़ के पत्ते होते हैं उस पर लिखा जाता है, जो कि हिमालय में मिलता है। कहाँ मिलता है? हिमालय में, ठीक है? ये कलर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा चेंज किया जाए। दिस इज ओके, ठीक है? कहाँ मिलता है? हिमालय पे। तो मैन्युस्क्रिप्ट, और पहले के लोग उसी पे लिखा करते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा उधर चला गया बट समझ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोम और डैश के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे। आप आप आपस में लड़ते रहते थे। तो रोम और किस देश के लोग आपस में जो थे, राइवल्स थे, राइवलरी थे और एक दूसरे से फाइट करते थे? कौन थे वो? तो वो ईरान के व्यक्ति थे। कौन थे? ईरान के। यानी रोम और ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, राइवल्स था इनके बीच में, मतलब आपस में ही ये फाइट करते थे एक दूसरे से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर? ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये आगे चला गया बट इजीली पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। किसको कहा जाता है ये बताइए? तो भूमध्य सागर, है ना, मेडिटेरियन सी जो है ना, उसको रोमन साम्राज्य का, रोमन एम्पायर का हार्ट कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 1 वर्ड का क्वेश्चन है और देखिए आपको 1 नंबर दे के जाएगा। ये आपका जो भी 0.7 शायद 0.8 का एक एमसीक्यू आए, तो जो भी है वो आपको दे के जाएगा ये डेफिनेटली। इसको मैं इधर कर लेता हूँ अब, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम सम्राट, द फर्स्ट एम्पायर, ठीक है, अगस्टस जो थे, इसने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसको क्या कहा? अगस्टस जो थे इन्होंने 27 ईसा पूर्व यानी कि 27 बीसी में
जिस एम्पायर को बनाया और वहां पर रूल किया उसको क्या कहा गया, ये पूछा गया। तो उसको प्रिंसिपेट कहा गया। क्या बोला गया? प्रिंसिपेट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सेनेट रोम में एक संस्था थी। ठीक है, सेनेट जो थी रोम में क्या थी? एक इंस्टीट्यूशन थी जिसमें डैश वर्ग के लोगों को शामिल किया गया था, है ना? द सेनेट वाज एन इंस्टीट्यूशन इन रोम इन विच द डैश क्लास वाज इंक्लूड। ठीक है, तो किस तरह के लोगों को इंक्लूड किया गया था, ये पूछा गया है आपसे। कौन थे भाई? तो उसमें कुलीन, अभिजात, जमींदार तीनों थे। नोबल, इलाइट और लैंड ओनर तीनों के तीनों थे, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सेनेट के अंदर तीनों ही तरह के व्यक्ति वहां पर थे, यानी तीनों क्लास के व्यक्ति थे। दिनारियस जो है वो क्या है? व्हाट वाज दिनारियस? क्या था ये? तो ये चांदी का सिक्का था। ठीक है, क्या था ये? चांदी का सिक्का। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सेनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर बैंड द सेनेटर फ्रॉम सर्विंग इन द आर्मी? किस व्यक्ति ने किया था वो? तो गैलिनस। किसने किया था भाई? गैलिनस ने। ओके, देख रहे, वन वर्ड आंसर है, या तो आपको 0.8 मिलेंगे या 0.8 नहीं मिलेंगे, यही होगा। अभी बाकी आपके ऊपर है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोमन साम्राज्य के राजनीति रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? ठीक है, तो देखिए कितना मतलब सवाल देखिए आप। 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना, उपरोक्त सभी। इससे आसान सवाल हो सकता है कहीं आपको? और अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो, इसमें भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, तो बहुत ही गलत बात है ये। तो सम्राट यानी राजा, अभिजात वर्ग यानी इलाइट और आर्मी, तीनों के तीनों क्या थे? मुख्य खिलाड़ी बेसिकली उसमें माने गए थे पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, बट आपको इतना आसान सवाल देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है ये पूछते कि इन 3 में से कौन सा जो है वो उनके मुख्य खिलाड़ी थे, तो यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर देगा और एक ऑप्शन दे देगा, या फिर 3-3 लोगों के नाम देगा और फिर बोलेगा सही ग्रुप को पहचानो। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नंबर इस वीडियो के नहीं मिलेंगे आपको, नंबर इस एमसीक्यूज के नहीं मिलेंगे, नंबर वो मिलेंगे जो आप वहां पर करके आएंगे एग्जाम में। यहाँ से तो आपको केवल प्रैक्टिस देखने को मिलेगी कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हो रही है और सवाल आपसे किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईरान में ससानी वंश, ठीक है, आक्रमक वंश जो थे कब उभर कर सामने आए थे? व्हेन डिड द ससानी डायनेस्टी एमर्ज इन ईरान? कब आए थे भाई ये? तो ये 225 ईस्वी के अंदर आए थे। 225 ईस्वी, ईस्वी जो है यानी एडी एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद 225 साल। ओके, तब आए थे ये लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता क्या है? व्हाट वाज द मॉडर्न फीचर ऑफ रोमन एम्पायर? ये पूछा गया है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या है? एकल परिवार। क्या है? न्यूक्लियर फैमिली। वहां पर ज्वाइंट फैमिली नहीं, बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली है। और न्यूक्लियर फैमिली जो है वो क्या होती है आपको मालूम होगा, जहाँ पर एक ही पीढ़ी के लोग रहते हैं, यानी मम्मी पापा और बच्चे। एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वर्ड एम्फोरा? किससे है भाई? ये मटके या कंटेनर, एम्फोरा के बर्तन होते थे भाई। ठीक है, वीडियो अगर आप देख सकते हैं, टाइम अगर आप निकाले तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं जो कि आपको ऐसे सीटेट हिस्ट्री, सीटेट पॉलिटी करके मिलेंगी। ये बेसिकली 6 से 8 तक की जो है इसमें वीडियोस होती हैं, एसएसटी की पूरी है, हिस्ट्री भी होती है इसमें, पॉलिटिकल साइंस भी और जियोग्राफी। तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगी। छोटी-छोटी वीडियो हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगी अगर आप सीरियस होकर के 11th-12th में या आप सही में पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो। तो इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, यहाँ पर आपका बेसिक बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। और वीडियो का क्या है यार, देखो ना आराम से, क्या दिक्कत है उसके अंदर? देखने में भी बुरा ही है क्या? आप 30 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट देखो, अगले दिन 11 देखो, 12 देखो, ऐसे देखो तो सही, ट्राई तो करो तभी तो होगा। पबजी कैसे खेल लेते हो यार दिन रात? क्वेश्चन नंबर 14 है, रोम में मोंटी टेस्टेक्यू स्थल पर लगभग डैश से अधिक मटकों के अवशेष मिले हैं। कह रहा है कि भाई द रिमेन्स ऑफ मोर देन डैश पोर्ट्स हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ मोंटी टेस्टेक्यू इन रोम। कितने तरह के जो हैं या कितने से ज्यादा मटकों के अवशेष, मटकों के एविडेंस या मटकों के जो क्या कहते हैं बची हुई चीजें जिसको रिमेनिंग कहते हैं, रिमेनिंग पार्ट कितने मिले हैं? तो भाई 5 करोड़। अब आप समझ सकते हैं कि एम्फोरा जो मटके वहां पर थे वो कितने बड़े मात्रा में थे। एम्फोरा एक ऐसा बर्तन होता है जिसके दोनों तरफ जो है ना हैंडल लगे होते हैं, मतलब उसमें बोला जाता है कि तरल पदार्थ को रखा जाता है, लिक्विड जैसी चीजों को।
क्वेश्चन नंबर 15 है, सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे? अलेक्जेंडर वॉज द रूलर ऑफ विच स्टेट ऑफ ग्रीस? किस स्टेट के थे वो? तो वो मकदुनिया के थे। कहाँ के थे भाई? मकदुनिया के। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई अपने आप में। ओके कि नहीं? मैं इंपॉर्टेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बन गया? When did Christianity become the official religion of the Roman Empire? कब बना था भाई? 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर, 4th century AD में। ठीक है, 400वां साल जो था AD, इस वक्त बन गया था। तो ऐसे भी लिखा जाएगा तो भी आंसर होगा, समझे? क्वेश्चन नंबर 17 है, ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया था? विच एम्पायर मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन इन द रोमन एम्पायर? कौन सा व्यक्ति था वो? तो वो कौन सा व्यक्ति था भाई? आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। कौन से व्यक्ति थे? ऑप्शन नंबर डी देखिए फटाफट, कॉन्स्टेंटिन जो है वो व्यक्ति थे जिन्होंने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म बना दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में, रोमन शहरी जीवन में स्पेक्टुला नामक मनोरंजन, तो देखिए एक शो था जो वर्ष में कम से कम कितने दिन होता था ये पूछा गया है। तो वर्ष में कम से कम 176 दिन चलता था। ये इतना बड़ा शो था जो कि 176 दिन चलता था एक साल के अंदर। अब देखिए, आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जो है जा सकता है कि रोमन साम्राज्य के अंदर यानी रोमन शहरी जीवन के अंदर कौन सा मनोरंजन जो है वर्ष में कम से कम इतने दिन तक चलता था? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पेक्टुला नामक मनोरंजन। ठीक है, कौन सा एंटरटेनमेंट था भाई? स्पेक्टुला। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो आंसर से क्वेश्चन, क्वेश्चन से आंसर दोनों ही आने चाहिए, है कि नहीं? इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसके बाद आपको फिर हिस्ट्री के लिए दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कोई भी। फिर चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो, ये अब जाने दीजिए, वहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है। 10 वीडियो देखने से अच्छा एक वीडियो देखिए, एक ही बार में अपलोड हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का। तो देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना इसके बारे में, दिनारियस क्या था? बेसिकली एक चांदी का सिक्का था। तो देखिए, आपको उसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिला। अब पूछा गया कि इसका वजन, इसका वेट जो है वो कितना होता है? तो इसका वेट यानी एक सिक्के का वेट 4.5 ग्राम होता है, 4.5 ग्राम होता था। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, इसी प्रकार से आपको पहले 20 मिनट में क्वेश्चन पेपर पढ़ देना पूरा अच्छे से एकदम, तब जाके मजा आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? स्पेन वॉज फेमस फॉर द ट्रेड ऑफ, किसका व्यापार होता था? तो जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल के लिए जो है काफी ज्यादा फेमस था स्पेन। इस क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए? देखिए, एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, यानी कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों ही कंप्लीट हो गए। इसके बाद आता चैप्टर 4 जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। ठीक है, ये इसको करेक्ट कर लीजिए, कोई नहीं, ये ऐसे होगा, और आएगा और नहीं। द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, तो इसका देखिए टाइम पीरियड, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भैया इस्लामिक पीरियड क्या था? तो 570 से लेकर के 1200 ईस्वी, 572 570 टू 1200 ईडी, ये ध्यान रखना है कि किस देश से शुरू हुआ था? तो ये अरब देश से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? अरब देश से हुआ था, है कि नहीं? शुरू करते हैं फटाफट, एक सवाल तो हमने कर भी दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, अरब के लोग डैश में बटे हुए थे? द पीपल ऑफ अरेबिया वाज डिवाइडेड इनटू डैश, किस में थे? ये क्लैन, कबीले में बटे हुए थे। किस में बटे थे? कबीले में। समुदाय में नहीं थे, परिवार में नहीं थे, यूनियन में नहीं थे, बल्कि कबीले में थे ये। पैगंबर मोहम्मद, जो प्रोफेट मोहम्मद जो थे, पैगंबर मोहम्मद का कबीला नाम, कबीला किस नाम से जाना जाता था? बाई व्हाट नेम वाज द ट्राइब ऑफ प्रोफेट मोहम्मद नॉन? किस नाम से जाना जाता था भाई? कुरैश कबीला। किस नाम से? कुरैश कबीला। ठीक है, इनको अल्लाह का जो है क्या कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, कहते हैं ना, सब प्यारा फेवरेट, तो वो माना जाता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, बड़ा मजेदार है। अच्छा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे धर्म के हिसाब से नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यमन और सीरिया के बीच के व्यापारी मार्ग के के एक चौराहे पर डैश स्थित है? एट द क्रॉस साइड ऑफ द ट्रेड रूट बिटवीन यमन एंड सीरिया वाज,
डैश लोकेटेड, क्या आता है उसके बीच में? उसके बीच में मदीना, सॉरी मक्का आता है। क्या आता है? मक्का आता है। मक्का मदीना, ये मेज नहीं, ठीक है, मक्का। मक्का मदीना दोनों के दोनों जो है, मक्का मदीना दोनों के दोनों आज के टाइम में सऊदी अरब के अंदर है, ठीक है। ये बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है सभी इस्लाम को मानने वालों का। यहाँ पर हज की यात्रा होती है और बहुत ही बेहतरीन है ये देखने में। क्वेश्चन नंबर 5 है, पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक कब घोषित किया था? तो देखिए यही माना जाता है उनको, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद को क्या माना जाता है? खुदा यानी अल्लाह का संदेशवाहक है, ठीक है, मैसेंजर कहते हैं इनको। व्हेन डिड द प्रॉफिट मोहम्मद डिक्लेयर हिमसेल्फ आ मैसेंजर ऑफ गॉड? कब बोला था उन्होंने? तो उन्होंने 612 एडी के अंदर बोल दिया था। कब बोला था? 612 एडी, ठीक है, यानी ईस्वी के अंदर, है कि नहीं। हिजरी सन का संबंध किससे है? हिजरी ईयर जो है वो किससे रिलेट है, ये पूछा जा रहा है। तो ये बेसिकली मुस्लिम कैलेंडर से रिलेटेड है। कि कौन सा कैलेंडर है? ये बेसिकली एक मुस्लिम कैलेंडर है, ठीक है। अब देखिए आगे पूछा गया कि जो प्रोफेट मोहम्मद है, ये इनकी मृत्यु कब हो गई थी, इनका देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत 632 ईडी में हुआ। कब हुआ? 632 ईडी यानी 632 ईस्वी में। 632 ईस्वी के अंदर प्रोफेट मोहम्मद जी का जो है देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पहला खलीफा जो था वो कौन था? वो वाज द फर्स्ट खलीफा। कौन थे वो? तो अबू बकर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई, अपने आप में ध्यान रखिएगा इसका। अबू बकर जो थे वो पहले खलीफे थे। इनका नाम आपको ऊपर दे देंगे और पूछेगा कि अबू बकर जो है वो कौन से खलीफे थे या वो क्या थे? तो नीचे ऑप्शन होगा, वो एक खलीफे थे, पहले खलीफे थे, दूसरे थे, तीसरे थे, चौथे थे। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन से आंसर बने चाहे आंसर से क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। बाइजेंटाइन साम्राज्य किस मत को बढ़ावा देता था? विच रिलीजन डिड द बाइजेंटाइन एम्पायर प्रमोट? किस तरह के रिलीजन को वो प्रमोट करता था? तो वो क्रिश्चियन, ईसाई को, यानी ईसाई धर्म को प्रमोट करता था, ठीक है। इस्लाम और जरतुस्त नहीं, बल्कि क्रिश्चियन क्रिश्चियन रिलीजन को वो काफी अच्छे से प्रमोट करता था, काफी ज्यादा प्रमोट करता था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से ईरान का प्राचीन धर्म कौन सा है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एशियंट रिलीजन ऑफ ईरान? ईरान का पुराना धर्म क्या था? तो जरतुस्त, ठीक है। क्या था भाई? जरतुस्त। ये आपको ध्यान रखना, बाद में क्या हो गया था ईरान का? एक इस्लामी कंट्री है ईरान। चौथा खलीफा जो थे वो कौन थे, ये पूछा गया है। तो चौथे खलीफा अली जी थे, जबकि पहले कौन थे? अबू बकर। तो मैंने आपको बताया भाई, इसका आपको ध्यान रखना है पूरी तरह से, ठीक है। चौथे खलीफे यानी कि फोर्थ खलीफा कौन थे? अली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, फटाफट से इसको देखिए। उम्मयद वंश को किस आंदोलन ने उखाड़ फेंका? विच मूवमेंट ओवर थ्रू द उम्मयद डायनेस्टी? किसने भाई? तो दवा, दवा मेडिसिन नहीं भाई, दवा, ठीक है, ओके। दवा, यानी दवा मूवमेंट ने जो है उम्मयद वंश को, उम्मयद डायनेस्टी को खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, 750 में जब, यानी 750 एडी में जब उम्मयद वंश खत्म हुआ, देखिए यहाँ पर पूछा गया था सवाल कि इसको किस आंदोलन खत्म किया, और नीचे इसका टाइम पीरियड बता दिया आपको, कब खत्म करा? 750 एडी में, यानी 750 ईस्वी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछा गया कि जब इसको खत्म कर दिया गया, तो फिर दूसरा नया डायनेस्टी कौन सी नई डायनेस्टी आ गई? तो अब्बासी नई डायनेस्टी आ गई वहां पर। कौन सी नई डायनेस्टी आई? अब्बासी, यानी अब्बासी वंश का उदय हो गया। तो अब्बासी वंश का उदय कब हुआ था? 750 ईस्वी। मिला कि नहीं मिला? इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, 750 एडी। तो देखिए 750 एडी में उम्मयद वंश का पतन हो गया, खत्म हो गया, और 750 में जो है उसकी जगह कौन सा वंश आ गया? अब्बासी वंश आ गया। ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं भाई। फिर आप लोग कहते हैं कि भैया हमको पढ़ाया नहीं, ये नहीं हुआ, मैं तो नहीं देखा, तो ऐसे ही तो बनता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। अब्बासी शासन के अंतर्गत किस संस्कृति का महत्व बढ़ा? विच कल्चर ग्रू इन इम्पोर्टेंस अंडर द अब्बासी रूल? किस तरह के जो है संस्कृति थी, कल्चर था, तो वो ईरानी संस्कृति को काफी अच्छे से प्रमोट किया उन्होंने, काफी अच्छे से जो है वो ग्रो हुआ वहां पर, ठीक है। पहले की बात हो रही है तो भाई, ठीक है कि नहीं? 14 क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए? चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ही है, कहीं नहीं जा रहे सवाल आपके सामने से। अरबों ने जेरूसलम को कब जीत लिया?
व्हेन डिड द अरब कॉन्क्योर जेरूसलम? जेरूसलम को कब जीत लिया भाई उन्होंने? उन्होंने जीत लिया 638 ईडी में, 638 ईस्वी या ईडी के अंदर जीत लिया उन्होंने, ठीक है। मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा कब किया? बगदाद बेसिकली मिस्र के अंदर है। आप एक शो देखते होंगे अलादीन, है ना, बगदाद में रहता था अलादीन, अलादीन का चिराग, देखते होंगे आप इसको। तो मंगोल ने इसको कब जीत लिया था ये पूछा गया है। तो मंगोल ने इसको 1258 एडी यानी 1258 ईस्वी में जीत लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने यहाँ पर कि धर्म युद्ध किससे संबंधित है? व्हाट वाज द क्रूसेड रिलेटेड टू? किससे संबंधित है भाई? वो तो मुसलमान और ईसाई से, यानी कि मुसलमान और ईसाइयों के बीच में जो भेदभाव कह रहा हूँ मैं, मतलब प्रतिस्पर्धा जो थी ना, उससे रिलेटेड क्या है? धर्म युद्ध, धर्म के लिए युद्ध बेसिकली, ठीक है। शाहनामा किसने लिखी? ये एक बुक है भाई, इन्होंने किसने लिखी ये पूछा गया। तो फिरदौसी ने लिखी थी। किसने लिखी थी भाई? फिरदौसी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ओके। देखिए फटाफट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, पहलवी शब्द किससे संबंधित है? पहलवी वर्ड इज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड है ये? तो ये बेसिकली एक लैंग्वेज है। क्या है ये? एक लैंग्वेज है। यानी पहलवी शब्द जो है वो एक लैंग्वेज से रिलेट करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कोई समाज का नियम यानी कि रूल्स ऑफ सोसाइटी नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, बल्कि एक लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। बुक को पढ़िए, ज्यादा फायदा होगा, या मैं ये कहूँ कि मैं फायदा ही तभी होगा जैसा आप समझे। तो आखिरी क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, ठीक है, जो है शरीयत क्या है? शरीयत बेसिकली क्या है? शरिया कानून आपने सुना होगा। शरिया जो है एक कानून है जो कि इस्लाम के अंदर लगता है, यानी कि इस्लामी एक कानून है ये, है ना। हाँ जी बिल्कुल, शरिया जो है एक इस्लामी कानून है, और इसके बारे में आप जो है 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। तो इसलिए अगर आपने 11th में हिस्ट्री को सिलेक्ट किया है, तो आपको पास बेसिकली हिस्ट्री का जो है, ऐसा नहीं है कि इतिहास आपको 11 से ही आनी चाहिए, ये आपको 6th क्लास से ही आनी चाहिए। तो आप हमारी जो वीडियो है, सीटेट करके वीडियो है ये, बेसिकली सीटेट जो है वो 6 टू 8 ही होती है। तो इसको जरूर देखिए आप, उसको आपको जो है ना बहुत ज्यादा ही हेल्प मिलेगी अगर आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो मत ही देखिए। पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं जेन्युइनली तो आपको काफी ज्यादा जो है ये हेल्प करेगी, है कि नहीं। अब देखिए इसके बाद जो चैप्टर आ रहा है आपका, वो है चैप्टर नंबर 6, तीन वर्ग, द थ्री ऑर्डर, ठीक है, इतिहास का। इसके बाद जो चैप्टर है आपका 2 3 4, यानी कि चैप्टर नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 5 नहीं आ रहा, 1 भी नहीं आ रहा। अब जो आ रहा है वो है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है तीन वर्ग, ठीक है, द थ्री ऑर्डर। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कितना मजेदार है ना। फेडरलिज्म जिसको कहते हैं सामंतवाद, किस शब्द से फ्यूड शब्द से बना है? किस भाषा के, सॉरी लैंग्वेज पूछा है कि ये जो वर्ड है कौन सा, FUDE, फूड जो एक वर्ड है, जो इस वर्ड को जो है बना है सामंतवाद के अंदर जो है आकर के बना है। तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड किस लैंग्वेज से रिलेट करता है इनमें से, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये किसका है? ये जर्मन का वर्ड है, यानी जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका नाम है फूड, उसने मिला करके क्या बना है? फ्यूडलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म को उसने बनाया है। यानी ये जो वर्ड है सामंतवाद, इसका मतलब होता है हिंदी में, है कि नहीं। तो ये इस प्रकार से सवाल है भाई। तो जो चैप्टर आपको ऐसे दिखते हैं ना, तो उसके बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए। और अब 9th 10th वाला हिसाब किताब नहीं रहा कि आपको दो तीन चीजें याद कर लेंगे तो हो गया। अब आपके पास बेसिकली दो किताबें हैं पूरी की पूरी हिस्ट्री की। फ्यूड का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूड? क्या मतलब होता है भाई इसका? ये क्या है? जमीन का एक टुकड़ा, पीस ऑफ लैंड। क्या है भाई? ये पीस ऑफ लैंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, जर्मनी की किस जनजाति ने गॉल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था? विच ट्राइब ऑफ जर्मनी गेव द प्रोविंस ऑफ गॉल इट्स नेम टू फ्रांस? कौन था भाई वो फ्रैंक जनजाति के लोग थे। कौन थे भाई? फ्रैंक ट्राइबल थे वो सारे के सारे, ठीक है। फ्रैंक ट्राइब ने क्या करा था? गौल प्रांत को अपना नाम दे करके फ्रांस बना दिया था, ओके। फटाफट फटाफट भाई, सोना नहीं है, सोना नहीं है। इतनी बोर लगती है इतिहास तो लिया क्यों भाई आपने? मेहनत करते 10th में ज्यादा, साइंस ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एकदम बोर बोर नहीं होना, बोर नाम जिंदगी में नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो फिर बोर किस बात का? बोर आप तब हो जब आप
बेफिजूल में कहीं घूमने जा रहे हो, बेफिजूल के कोई काम कर रहे हो, उन चीज़ों से बोर हुआ करो। बेफिजूल में कोई गेम खेल रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, उन चीज़ों से बोर हो जाया करो फटाफट कि यार 2 देख ली, 1 देख ली, 5 मिनट दे दिया, कुछ नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? हाँ, ये देश की बागडोर है आपके हाथ में और आप अपनी बागडोर जो है पबजी के हाथ में दे रहे हैं। तो जब पबजी के हाथ में है तो फिर सरकारी नौकरी क्यों मांगते हैं भाई? फिर पबजी वालों से नौकरी मांगो अगर आपने सारा टाइम उसको दिया है तो। समझे कि नहीं? हाँ, ऐसे बोर शब्द होना ही नहीं चाहिए भाई बिल्कुल भी जिंदगी में, पाप है जिंदगी। क्वेश्चन देखिए फटाफट अगला। नारमंडी। नारमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को जीत लिया था? When did the Prince of Normandy conquer the England Scotland Island? कब भाई, कब जल्दी जल्दी, 11वीं शताब्दी में। कब? 11वीं शताब्दी में, इन द 11th सेंचुरी। ओके। पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? इन विच क्लास डिड द क्लर्जी पुट देमसेल्फ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस क्लास में रखा था? फर्स्ट के अंदर भाई। फ्रांस की क्रांति आपने पढ़ी होगी 9th क्लास के अंदर, ठीक है। फर्स्ट स्टेट के अंदर उन्होंने अपने आप को रखा था। ये कहाँ जा रहे हो भैया? देखिए अगला थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा देखिए ध्यान से। ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिजात वर्ग से संबंधित सही कथन है? देखिए सही पूछा है तो इसका मतलब है 3 इसमें क्या होंगे? गलत होंगे और एक क्या होगा? सही होगा और हमको उसी को ढूंढना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको बुक पढ़ना जरूरी हो जाता है। देखिए फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलाइट? जो इलाइट क्लास के लोग थे भाई उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहली बात देखिए क्या बोला गया है। अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर नियंत्रण था, तो ये तो बात बिल्कुल सही है भाई। जो उसकी उनकी अपनी संपदा थी, यानी कि जो उनके भाई उनका अपना वेल्थ था, उस पर उनका कंट्रोल था। वो अपनी सैन्य क्षमता जो है बढ़ा सकते थे। ही कुड हैव इंक्रीज्ड हिज मिलिट्री कैपेबिलिटी। तो ये भी बात सही है। इसका मतलब हमें एक और ऑप्शन नीचे देखने को मिल रहा है जो कि है ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। तो ये सही ऑप्शन है। तो इसका मतलब तीसरी बात भी क्या होगी भाई? बिल्कुल सही होगी, जिसमें ये कहना है कि वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे तथा अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। दे कुड सेट अप देयर ओन कोर्ट एंड कुड ऑल्सो सर्कुलेट देयर ओन करेंसी। तो ये पावर थी किनके पास? इलाइट के पास, है कि नहीं? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मेनर शब्द जो है किससे रिलेट करता है? हाँ, द वर्ड मेनर इज रिलेटेड टू डैश। ये पूछा गया है तो बेसिकली ये एक तरह का क्या था? घर था, एक तरह का होम यानी कि घर था, ठीक है। मेनर शब्द बेसिकली क्या था? एक तरह का घर था। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये भी आपको नहीं दिखेगा। ये दिखेगा क्या? ट्राई करके देखे। चलिए आगे 1-2 में ट्राई करते हैं। नहीं दिखेगा तो चेंज कर देंगे सर, और क्या कर सकते हैं। वाह, व्हाट अ मजेदार क्वेश्चन। नाइट कौन थे? वो वॉज द नाइट। कौन थे भाई? ये सैनिक थे। कौन थे भाई? ये सैनिक थे। कौन थे? ये सोल्जर्स थे सारे के सारे, जिनको क्या बोला जाता था? नाइट। ओके, अब यहाँ पर सोल्जर डाल देंगे और नीचे नाइट लिखा होगा तो भी आपको पहचानना है ना। नहीं का ऑप्शन नहीं है ना। जो सही करेंगे तो नंबर मिलेंगे, सही नहीं करेंगे नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि आपको रॉन्ग सेलेक्ट करना है। तो रॉन्ग सेलेक्ट करना है तो भाई बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि 3 जो है वो सही होंगे, बल्कि एक जो होगा वो गलत होगा, ठीक है। है कि नहीं? ये बात सही है। तो देखिए फटाफट, फी भूमि का भाग था? नहीं। ये बेसिकली एक विशाल सेना थी। जो ह्यूज आर्मी होती है ना, जिसकी संख्या बहुत बड़ी होती है अपने आप में, उसको फीफ बोला जाता है। तो ये तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, बाकी कोई ऑप्शन राइट है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा इसका। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो भाई जाइए पढ़िए। इस वीडियो के बाद जाइए चैप्टर पढ़िए, फिर से आइए एमसीक्यूज को देखिए। ये वीडियो तो अपलोडेड है, आप 10 बार देखिए ना, क्या दिक्कत है? पेपर से पहले बैठ करके देखिए आराम से। पेपर जिस दिन है आपका उससे एक दिन पहले बैठिए, 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए, आराम से बढ़िया नंबर लेकर के आएंगे आप, गारंटी इस चीज की। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो कि डैश में रहते थे। द प्रेसिडेंट ऑफ द वेस्टर्न चर्च वाज द पोप। वो लिव्ड इन, कहाँ रहते थे भाई वो लोग? वे, तो वे रोम में रहते थे, ठीक है। कहाँ रहते थे भाई? रोम में। यानी जो वेस्टर्न चर्च के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या था? पोप। देखिए यहाँ पर नाम बता दिया, पोप, जो कि रोम में, यानी कि रोम के अंदर रहते थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। यानी कि किसान जो अनाज उगाते थे उसका 1/10 कौन लेके जाता था? चर्च लेके जाते थे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसको क्या बोला जाता है?
इसको तीथ यानी तैथिस या तीथ जो है कहा जाता था। दो तरह के टैक्स थे, एक टाइल था, एक तैथिस था। टाइल वो टैक्स था जो स्टेट गवर्नमेंट लिया करती थी, और तैथिस, ठीक है, तीथ ये वाला नहीं, ठीक है। ठीक है, तीथ या तैथिस कहते हैं इसको, TETHIS। तो ये जो टैक्स था वो चर्च लेती थी नागरिकों से, या कृषकों से, आप कह सकते हो फार्मर से। और जो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी उसको टाइल कहते हैं, ठीक है। ये आपको दो लो एक सवाल के साथ एक फ्री कर दिया, और बताओ क्या दें भाई, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ओबेस हिलेरेगार्ड, हिल्डेगार्ड सॉरी। ओबेस हिल्डेगार्ड जो थे वो बेसिकली कौन थे, तो वो म्यूजिशियन थे। कौन थे भाई, वो म्यूजिशियन थे। थोड़ा सा अप डाउन हो गया ये शायद एडिट करते वक्त, ध्यान रखिएगा इसका। कौन थे भाई, वो म्यूजिशियन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भिक्षु का एक ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में ना रहने का निर्णय लिया, किस नाम से जाना जाता है। सच अ ग्रुप ऑफ मॉन्क who decided not to stay in the monastery in the 13th century were known as, क्या नाम था उनका, उनका नाम था फ्रायर। क्या नाम था उनका, फ्रायर। यानी फ्रायर एक इस तरह के मॉन्क के ग्रुप थे जिन्होंने मठ में रहने के लिए मना कर दिया था कि भाई हम मठों के अंदर नहीं रहेंगे, ओके। जहाँ पर सभी प्रकार के, जहाँ पर जो है सभी प्रकार के संत रहते थे, वहां पर उन्होंने रहने से मना कर दिया, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट से, जो कि आपके सामने है, ठीक है। बेनेडिक्टिन क्या है, व्हाट इज बेनेडिक्टिन, ये बेसिकली क्या है, तो ये मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित एक किताब है। ये बेसिकली क्या है, एक बुक है जो किसके लिए है, जो मॉन्क, संत, ठीक है, कहाँ रहते थे, मठों के अंदर रहते थे, उनके लिए एक हस्तलिखित पुस्तक थी ये, ठीक है। हस्तलिखित को कहते हैं भाई मैन्युस्क्रिप्ट, हमने हमने ऊपर पढ़ा था ना, मैन्युस्क्रिप्ट जिसको हाथों से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। ऑप्शन पे जाने से पहले ऑप्शन पे जाने से पहले यहाँ पर ध्यान देना, मोनेस्ट्री के अंदर जो वर्ड आता है मोनोस, मोनोस, ठीक है, इसका मतलब दे दिया है यहाँ पर, ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। तो हो सकता है आपसे ऐसा पूछ ले कि भैया मोनोस शब्द जो है इसका मतलब बताओ क्या होता है, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोनोस। तो इसका मतलब होता है अ पर्सन वो लिव्स अलोन, अ पर्सन वो लिव्स अलोन, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहता है। तो एक नंबर का सवाल आपके पास सामने जो है वो ये रहा, ठीक है। तो बोला गया कि भाई ये किस लैंग्वेज से लिया है वर्ड, तो ये ग्रीक लैंग्वेज यानी कि ग्रीक से लिया है इसको, ठीक। कहाँ से लिया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया है। ये मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। ग्रीक यानी यूनान, यूनानी शब्द से लिया है। हिंदी में अगर यूनान लिखा आ जाए तब भी राइट आंसर होगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ, ठीक है। इनकी फेडरलिज्म जो है वो इंग्लैंड के अंदर कब डेवलप हुआ था, तो ये 18वीं सदी में हुआ था, 18th सेंचुरी के अंदर हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। इंग्लैंड में कृषक विद्रोह जो है कब हुआ, ये पूछा गया कि इन्हें प्लीजेंट रिबेलियन जो है इंग्लैंड के अंदर कब हुआ, ये पूछा गया है। तो ये हुआ था 1381 में, 1381 AD कहिए, ईस्वी कहिए, एक ही बात है, ठीक है। अरे भाई साहब, अरे हाँ, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, यहाँ पहुंच गया ना क्वेश्चन नंबर 18 पर। सेंट बेनेडिक्स का मठ इटली में कब स्थापित हुआ, ठीक है। व्हेन वाज द मोनेस्ट्री ऑफ सेंट बेनेडिक्ट स्टेब्लिश्ड इन इटली, कब हुआ था भाई इटली के अंदर ये, तो इटली के अंदर ये 529 AD, ठीक है, यानी कि 529 ईस्वी के अंदर ये यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया था। त्रिगुनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुई, तो देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए एक मठ का नाम दिया है और इसकी जगह बता दी। यहाँ पर मठ का नाम दिया है, इसकी जगह बता दी। आपको हो सकता है भाई यहाँ पर मठों के नाम मिल जाए, 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पे दूसरा कॉलम उसकी जगह दे दी जाए, 1 नंबर 2 नंबर, और बोल दे कि भैया मिलान पहचानो, मैच करो इसको, समझे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और बनाए जाते हैं, समझे। आपके लिए तो बड़ा इजी कर दिया है पेपर, बट फिर भी अगर अगर आपके 40 में से 35 या 30 अबव नहीं आ रहे हैं, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना पढ़ के, कोरोना में भी।
तो क्लूनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुई थी, है ना? व्हेन वाज द क्लूनी मोनेस्ट्री एस्टैब्लिश्ड इन बरगुंडी? तो इसको 910 यानी 910 ईस्वी के अंदर 910 ईस्वी में इसकी स्थापना कर दी गई थी। कहाँ पर? बरगंडी में। तो ये ध्यान रखना है इस चीजों का। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस चैप्टर का, ठीक है। एक ऐसा टैक्स जो राजा केवल किसानों पर कभी कभार लगाता था। एक ऐसा टैक्स जो राजा जो है किसानों पर कभी कभार लगाता था। सच अ टैक्स दैट द किंग यूज टू लिवे ओनली ओकेजनली ऑन द फार्मर्स, उसको क्या बोलते हैं? उसको टैली बोलते हैं। और जो चर्च लेता था उसको तिथ बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? टिथ। तो ये ध्यान रखना है आपको, है कि नहीं? ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है इसी चीज का। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा बहुत ही आसान से। तो ये जो हमारा मतलब हमारा आपका सबका ये जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया टर्म 1 के लिए। इसके हमने एमसीक्यूज को देख लिए बहुत अच्छे से। अब मुझे उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे नहीं लगे हैं तो भाई पढ़ाई करिए। कुछ और तो हम कह नहीं सकते, यहाँ पर नाचने गाने के लिए तो बोल नहीं सकते हैं, है कि नहीं? एग्जाम का सीजन है भैया और आप भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो हमने एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया किस चीज़ को? हमारा जो भी हिस्ट्री का सिलेबस था जो आपके टर्म 1 में आने वाला है दिसंबर 2021 के अंदर क्लास 11 के लिए, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं आपके वो भी चैप्टर वाइज कर रहे हैं सभी के एमसीक्यूज, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, यानी दोनों ही लैंग्वेज में, दोनों ही मीडियम में हमने किया है। आपको स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो मिली है। उम्मीद है कि आपने देखा होगा अच्छे से, और नहीं देखा तो भाई बार बार आइए, बार बार देखिए। एग्जाम से पहले भी अगर आप देखेंगे तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी इससे, ऐसी बात नहीं है कि मदद नहीं मिलेगी, आपके लिए ही बनाई गई है। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ये वाली ले सकते हैं, और आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, वहाँ पर जाइए और वहाँ से ईज़िली ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, मतलब एकदम ढीठ हो गए हैं कि भैया हमें नहीं आता, तो सीखिए और करिए, ठीक है। लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। नीचे कमेंट करके आपसे मैंने एक सवाल पूछा था, उस सवाल का आंसर जो है कार्गो है, यानी ऐसी शिपमेंट जो जहाज़ों के द्वारा या एरोप्लेन के द्वारा करवाई जाती है उसको कार्गो कहते हैं, ठीक है। और अगर आपने नीचे आंसर दिया है तो आपका मतलब धन्यवाद, और अगर आपका आंसर कार्गो है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं है तो आपको पता चल गया, है कि नहीं? तो इसलिए फटाफट से शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एकदम बिल्कुल बटन दबा करके उसको जो है ना लाल से काला कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑन करिए फटाफट से, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए आप हमारे को, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी मिल जाएंगी, क्योंकि आप 11th के बाद 12th में भी तो आएंगे ही, ऐसी बात तो नहीं है कि 12th में नहीं आएंगे। तो हम 12th में भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपकी काफ़ी ज़्यादा हम हेल्प करेंगे। और हमारी कोशिश अब ये है, क्योंकि हम आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं धीरे-धीरे कि टीम बनाई जाए और जो बेसिकली क्लास वाइज़ डिस्ट्रीब्यूट हो, चीज़ों को तैयार करें आपके लिए। तो कुछ नोट्स वगैरह भी आपके लिए हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आपके इस एग्ज़ाम के बाद, है ना? ये वाला आपका एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद जो है हम सब्जेक्ट को भी पढ़ाना शुरू करेंगे इसी चैनल पर। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान होगा, फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के बच्चे एक साथ पढ़ें। इससे क्या होता है ना कि आपको हिंदी भी पता चलती है और एज़ वेल एज़ इंग्लिश भी आप जान लेते हैं, तो बेनिफिट ही होता है, उसका नुकसान नहीं होता। तो वही हमारी पूरी कोशिश है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हम एक साथ लेकर के चलें। इसी के लिए हमने जो है अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद जो है हम नोट्स बनाने स्टार्ट कर देंगे। दोनों ही मीडियम में, यानी एक ही नोट्स के अंदर दोनों ही लैंग्वेज मिलेंगी आपको। इसलिए सब्सक्राइब करवा रहे हैं हम आपसे। करिए उसको फटाफट, ठीक है? नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो आप फटाफट लगे रहिए। हिस्ट्री के अलावा आपको जियोग्राफी, आपका अगर आपके पास जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। लिंक मिल जाएगा उनका, वो वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, उनको देखिए फटाफट से। इसी प्रकार से बनाई गई एक ही वीडियो के अंदर सारा कंप्लीट, ताकि आपको कुछ दोबारा कोई दूसरी वीडियो देखने को ना मिले। 1 घंटा वीडियो कंप्लीट, और आपके 1 घंटे बिल्कुल वर्थ जाएँगे, ये बेकार नहीं होंगे, ठीक है? तो आप तैयारी करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिएगा ज़रूर, नीचे की तरफ। वहाँ पर आपको हो सकता है लिंक मिल जाए, लिंक बेसिकली हम डाल देंगे वहाँ पर, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।